अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? स्टोरीज़ विद अक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ माए दरख्शा बाय फातिमा लगारी का एपिसोड नंबर 42 लेकर। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। रात के 3:15 बजे जब सारा आलम ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था, वो दोनों हॉल के शाही सोफे पर बैठे गर्मा गर्म गाजर का हलवा खा रहे थे। अमर टांगे लटका कर बैठे हाथ में पकड़ी हुई प्याली की तरफ मुतवज्जा थे। उनकी ऊनी शॉल टांगों पर डाले हुए अलमीरा सोफे से टेक लगाए हुए आलती पालती मारकर बैठी हुई थी। हलवे का आखिरी चम्मच मुंह में लेकर चम्मच मुंह में ही रखे कुन आंखों से उनकी प्याली में झांका। वो उसकी तरफ जरा सा भी मुतवज्जा नहीं हुए। उसे चम्मच मुंह से निकाल कर खाली प्याली अमर की तरफ बढ़ाई। उन्होंने प्याली पकड़कर मेज पर रख दी। अलमीरा मुंह बसोर कर रह गई। आप किरण के पास गए थे? बिल्कुल वक्त नहीं मिला। कल एबटाबाद जाऊंगा तो पहले हॉस्पिटल चक्कर लगाऊंगा। कल जा रहे हैं? चेहरा एकदम से उतर गया। बाएं हाथ में पकड़ी हुई चम्मच में हलवा भरकर अमर ने चम्मच उसकी तरफ बढ़ाया। वो झट से आगे होती हुई चम्मच मुंह में रख गई। हाँ, अपनी गुमशुदगी के पोस्टर्स हटवाऊं, सारा मैं संभालना है। उन्होंने एक और चम्मच उसकी तरफ बढ़ाया। वैसे आप कहाँ रह रहे थे? अमर ने खाली प्याली मेज पर रख दी। आरामदेह से होकर सोफे से टेक लगा ली। जहां भी था सुकून में नहीं था। तुमने मेरी सारी आदतें खराब कर दी हैं। बात मत बदले, कहाँ थे? अमर ने ठंडी सांस भरकर सर सोफे के बाजू पर गिराया। गर्दन गिराकर उसे देखा जो शदीद तजस्सुस से मुब्तला थी। मुझे खदशा है तुम मुझे जान से मार दोगी। अलमीरा रुकी, पलक झपक कर उन्हें देखा। अदराक हुआ तो आंखें हैरत से फैल गई। आप किसी लड़की के घर पर थे? वो तकरीबन चीखी थी। कौन सी लड़की? बताएं, नाम बताएं मुझे उसका। स्वेटर की आस्तीन चढ़ाती लड़ने को तैयार हुई। बख्श दो ना जाना, बेबसी ही बेबसी। नाम? अमर खामोशी से उसे देखते रहे। गुस्से से उन्हें घूरती हुई अलमीरा एकदम ठंडी पड़ी। जहन में जो नाम उभरा था वह गैर मुतरक्का था। गुलबानों के पास थे आप? आवाज बहुत धीमी हो गई। मजबूरी न होती तो मैं कभी नहीं जाता, आई स्वेयर। मैं सारा वक्त कमरे में बंद रहा था, कोई गैर जरूरी बात भी नहीं करता था। मीरा, मैं उससे बिल्कुल दूर रहता था और वो वैसे भी ज्यादा वक्त हॉस्पिटल में ही होती थी। उसकी खफा निगाहें उन्हें डरा गई थी। वो सर पर तो सवार होती होगी, वो अटेंशन सीकर, आपको मुतवज्जा तो करती होगी। बच्चा नहीं हूँ यार, मैं उसे जवाब ही नहीं देता था। मैंने उसके पैसों से जो शर्ट ली थी वो वाइट कलर की नहीं थी। और प्लीज इग्नोर कर दो ना। धीरे से उसका हाथ थामा। उसने खफगी से हाथ छुड़ाना चाहा तो अमर गिरफ्त मजबूत करते हुए उसे अपने करीब कर गए। सॉरी, गुलबानों के मिजाज का पता ना होता तो तुम्हें कभी ना बताता। मैं नहीं चाहता था किसी तीसरे से सुनकर तुम मजीद हर्ट हो। मुझसे बातें मत छुपाया करें, भले वो मुझे कितना ही हर्ट करें, समझिए आप। उंगली उठाकर उन्हें खबरदार किया। अमर सर अस्बात में हिला गए। और आइंदा मैं उस लड़की को आपके आसपास भी न देखूं। मैं आपको नहीं, उसे जान से मार दूंगी और आपको उसके मरने से जरा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आप मेरे हाथों पर किसी का खून नहीं लगते देखना चाहेंगे, समझ गए? उनके दरमियान उसकी अंगुष्ठ शहादत मुस्तहकम खड़ी रही। अमर ने बमुश्किल मुस्कुराहट दबाते हुए ताबेदारी से सर को जंबिश दी। खाना, आई स्वेयर, मैं मार दूंगी उसे, मैं गला दबा दूंगी उसका। मुझे आपकी जिंदगी में उसका जरा सा भी अमल दखल पसंद नहीं। मेरी बात दिमाग में बैठ रही है? उनका सर फिर से हिला। सरदार अमर खान हो या एसएसपी खानजादा, बीवी के सामने किसी की नहीं चलती थी। ये छटांग भर की लड़की उंगली उठाकर उन्हें खबरदार करती रहे, धमकियां देती रहे। अमर एक लफ्ज नहीं बोल सकते थे, ताबेदारी से सर हिलाते जाते थे। ये क्या इतना बड़ा सर हिला रहे हैं? बोले, हाँ बोले। वो बुरी तरह गड़बड़ाए थे। हाँ समझ गया, बात दिमाग में बैठ गई। आई एम सॉरी, आइंदा ऐसे नहीं होगा। एक ही सांस में कहते गए। अलमीरा मुंह बसोर कर सर झटक गई। चलो मुंह ठीक करो अब अपना। हौले से उसके बाल छेलाए। 40 लीटर खून चलाने के बाद मुंह ठीक करो ना अपना। मैं आपका किबलाना ठीक कर दूं? उनकी नकल उतार कर वो तड़की थी। अमर बेसाख्ता ही कहका लगाकर हंस दिए। मेरा किबला तो दुरुस्त है, उसे क्यों ठीक करना है? हंसते हुए पूछा। दुरुस्त होता तो? कुछ कहते कहते रुकी, सर नफी में हिलाया। छोड़े, नहीं बात करनी मुझे उस चुड़ैल की। मेरे पीछे सब ठीक रहा? तुम्हारी तबीयत, कोई परेशानी? ध्यान बटाने को पूछा। ठीक था सब, आपकी वजह से खाला की तबीयत खराब रही। टेंशन लेती थी, फिर सर में दर्द होता रहता था। खिजरा आए थे, कह रहे थे तैयारी मुकम्मल है, डॉक्टर इस्लामाबाद में होंगे तो वहीं होगी सर्जरी भी। तुम्हारा पूछ रहा हूँ मीरा, तुम ठीक थी? जांचती नजरें उसके चेहरे पर टिकी। वो लब दांतों में दबाती हुई नजरें चुरा गई। सर नफी में हिला दिया। मैं डरी हुई थी,
मुझे लग रहा था आपके साथ जो कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। रुक कर उनके हाथ को देखा, नरमी से उनके अंगुष्ठ शहादत को थामा। ध्यान आपसे हटता ही नहीं था, बर्फ से रातें कटती ही नहीं थी। आपको मोबाइल मिला, वॉलपेपर से मेरी तस्वीर हटी हुई थी, वॉलेट से भी मेरी तस्वीर गायब थी। तो अंदाज़ा हो गया था कि जहाँ भी हैं मर्जी से गए हैं और महफूज हैं। फिर भी मुझे आपको देखना था, आपसे मिलना था, चाहे आपको कितना ही खतरा क्यों ना लाहक हो जाए। मुझे नहीं पता मैं ऐसी क्यों हो रही हूँ, मैं इतनी जानलेवा क्यों हूँ खाना। नजरें झुकाए वो उनके हाथ से खेलते हुए पूछ रही थी। जो कुछ भी हो रहा है तकदीर में लिखा है मीरा, इससे तुम भाग सकती हो ना मैं। जो मकतूब है उसका जिम्मेदार एक अकेला इंसान हो सकता है भला। लोगों की सुनना छोड़ दो, तुमसे मुझे सुकून मिल सकता है, तकलीफ नहीं पहुंचती। इतनी नाजुक, इतनी प्यारी हो यार तुम, मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती। लोग 26 साल से सुनाते आए हैं, उनका शोर इतना है कि आपकी आवाज़ कानों में पड़ती ही नहीं है। धीरे से उनके हाथ की उभरी हुई रग को छुआ। अमर आगे होकर उसके कान के पास झुके। मेरी जान है तुम्हें मीरा, मेरे दिल को करार तुमसे है। उसने नजरें उठाई, शहदरंग आंखों में उतरते जिंदगी के जुगनू को अमर ने अपनी निगाहों में कैद किया। वो 26 साल से लोगों की सुनती आई थी। अमर दिन में 26 बार अपनी बात दोहरा सकते थे। वो उसके कानों तक पहुंचते हुए शोर को रोक लेंगे। अलमीरा उनकी आवाज़ बआसानी सुन सकेगी। शोर थम जाएगा, वो यकीन कर लेगी। तुम बहुत बहादुर हो मीरा। उसके शाने पर बाजू फैलाए हुए आहिस्ता से अपने हिसार में ले लिया। जिंदगी में 1000 मसले पेश आते हैं, आगे भी मुझे कई मसलों का सामना होगा। जानती हो मीरा, मोरल कौन बढ़ाता है? तुम। मैं अपनी जिंदगी में हर तरह के हालात से लड़ लूंगा और मेरे कदम जरा भी नहीं लड़खड़ाएंगे, क्योंकि मेरे लड़ने की वजह तुम होंगी, मेरी बीवी, मेरा गुरूर। मुझे अच्छा लगता है तुम्हें प्रोटेक्ट करना, मुझे बहुत पसंद है जब मैं तुम्हारे काम आता हूँ। तुम्हें थामना, तुम्हें सहारा देना, तुम्हारे आंसू पहुँचना, तुम्हें हंसता हुआ देखना, मेरे लिए ये जिंदगी का मफहूम है। खुद को दोष मत दिया करो जाना। मेरी बात समझ में आ रही है? वो सर को जंबिस दे गई थी। अमर मुस्कुरा दिए। अलमीरा के मुतबस्सम निगाहें उनके चेहरे से नीचे गिरी, सियाह दाढ़ी से होकर सफ़ेद कमीज पर ठहरी, लबों पर दौड़ती हुई मुस्कान गहरी हुई। वो बहुत अरसे बाद उन्हें शलवार कमीज में देख रही थी। देखकर कश्मकश में पड़ गई थी कि वो ऐसे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे या जैसे एबटाबाद में होते थे। अच्छे लग रहे हैं। गजाली आंखें बहुत करीब से उनकी आंखों में झांकती थी। बहुत अच्छे, आपको वाइट कलर बहुत ज़्यादा सूट करता है। मुझे तुम भी बहुत सूट करती हो। वो हंसी। अमर गहरी मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए नजरें झुका गए। अलमीरा मुसलसल बेध्यानी में उनके हाथों से खेल रही थी। इससे पहले कभी किसी ने उन मजबूत सख्त हाथों को इतनी नरमी से नहीं छुआ था। हमेशा झटके गए हाथों को अलमीरा बहुत प्यार से थाम लेती थी। तुमने मुझे मिस किया? इस्तफसार पर उसने मुस्कुराहट दबाकर शरीर निगाहों से उन्हें देखा, फिर सरनफी में हिला दिया। क्या यार, अरमान रह जाएगा तुमसे सुनने का कि अमर आई मिस्ड यू, कभी तो कहो। मेरा भी अरमान रह जाएगा आपसे सुनने का कि मीरा आई लव यू। बहुत बेसाख्ता जबान फिसली। अमर ने चौंक कर उसे देखा, जो अब मुंह छुपाने की कोशिश कर रही थी। कुछ और नहीं मिला तो चेहरे के आगे हाथ दे दिया। फिर से कहना, क्या सुनना है? उसका हाथ हटाते हुए चेहरा करीब किया। कुछ नहीं, मैं कह रही थी रात बहुत हो गई है, सोना चाहिए। तजबजुब से कहते हुए गर्दन खजाई। नहीं, तुम किसी अरमान का जिक्र कर रही थी। सुन लिया है तो कह क्यों नहीं देते? वो उन्हें बहुत संजीदा लगी। उसके गाल धीरे धीरे गुलाबी होते जा रहे थे। मुझे खदशा है जवाब मेरी मर्जी का नहीं होगा। उसने बहुत सा थूक हलक से उतारा था, फिर नजरें अमर की तरफ से हटा ली। ऐसे अनजाने खदशों में घिरकर आप हमेशा अपना नुकसान करते हैं। मुंह बसोर कर नाक सुकेड़ी। यानी तुम कह रही हो जवाब मेरी मर्जी का होगा? वो बात पकड़े जाने पर ठटकी, तेजी से सरनफी में हिलाया। अमर ठंडी सांस भर कर रह गए। रहने दो, फिर मैं इंतजार कर लूंगा, तुम भी कर लो। वो सर झटक गई। उसे तो नहीं करना था और इंतजार, वो तो शुरू से ही ऐसी थी। अमर तो बेबाकी से हर बात कह देते थे। ये भी कह देते क्या चला जाता। सो जाएं, थक गए होंगे, 4 बजने वाले हैं। दीवार पर नसब घड़ी देखकर कहा। फजर पढ़कर सोते हैं बस, सुबह जाने का सोचकर ही मेरा दिल बुरा हो रहा है। हौले से सर अलमीरा के शाने पर टिकाकर आंखें मूंद ली। और बताओ मीरा, कहाँ मसरूफ होती हो? बंद आंखों से पूछा। वो उन्हें गुजरे दिनों के अहवाल देने लगी। अमर मुस्कुराते हुए उसे सुनते गए। आतिशदान में जलती हुई लकड़ियां खत्म होने लगी थी। ग्लास वॉल के पार रात जोबन से गुजरकर शहर की तरफ जा रही थी। आसमान का रंग गहरा जामनी होने लगा। धुंध बदतरीज बढ़ती गई। अमर,
गहरी नींद में बहुत मध्यम सी आवाज सुनी, मगर वो सोए रहे। अमर उठें। उनके शाने पर हाथ धरे गए थे। अमर उठ जाएं। अब के वो उनके कान में घुसकर जोर से चीखी थी। अमर ने कसमसाकर आंखें खोली। बेड के करीब खड़ी हुई ईशल दोनों हाथ कूल्हों पर रखे हुए उन्हें घूर रही थी। उन्होंने मासूम सा मुस्कुराते हुए बाजू फैलाया। वो मुंह फुलाए हुए आगे आई। अमर ने जरा सा उठते हुए उसकी पेशानी पर बोसा दिया, फिर सर वापस तकिए पर गिरा दिया, कंबल मुंह तक ले लिया। अमर, मुझे भूख लगी है। मेरा सा कहो नाश्ता करवा देगी? मुझे सोने दो प्लीज। मुझे आपके साथ करना है, उठें। दोनों हाथों से उनका बाजू पकड़कर उन्हें खींचना चाहा। वो अपनी जगह से टस से मस न हुए। उठ भी जाएं, क्यों तंग कर रहे हैं इसे? ड्रेसिंग रूम से निकलती हुई अलमीरा की आवाज सुनी तो लिहाफ मुंह से हटाकर गर्दन घुमाकर उसे घूरा। कैसी बीवी हो, शोहर के आराम का जरा ख्याल नहीं। 5 बजे सोया था मैं, 7 बजे जगा रही हो। मैं तभी वक्त से सोने का कह रही थी। ईशल जल्दी नाश्ता करती है। अमर ने आंखें सिकेड़ी। उसने टखनों से चंद इंच ऊंची गहरे नेवी ब्लू रंग की रेशमी कमीज, जिस पर सिल्वर मोतियों से नफीस काम हुआ था, और खुले पाइचों वाला हमरंगी ट्राउजर पहन रखा था। पैरों में सिल्वर पम्प्स और गेंजा का कामदार दुपट्टा कंधे पर गिराए, बालों में क्लिप लगाकर उन्हें कमर पर खुला छोड़े हुए बहुत एहतमाम से उनके सामने खड़ी थी। उसकी नींद कहाँ गई थी? ये जो बैठे बैठे सो जाती थी, अब महज 2 घंटे की नींद से भी इस कदर हशाश बशाश क्यों लग रही थी? तुम ईशल का नाश्ता यहीं ले आओ। मुझसे उम्मीद ना रखना कि मैं 11 बजे से पहले बिस्तर से निकलूंगा। लाइट ऑफ कर दो। सर झटकते हुए वो वापस मुंह तक कंबल तान चुके थे। खाना नाश्ता कर लें, फिर सोते रहिएगा। एक आखिरी कोशिश। ये जो हवेली में इतना टब्बर जमा कर रखा है, तुम्हें लगता है ये मुझे सोने देगा? भाग जाओ दोनों। बराबर से अलमीरा का तकिया उचक कर कानों पर रख लिया। बेक वक्त अलमीरा और ईशल ने गहरी सांस भरी, एक दूसरे को देखते हुए तासुफ में सर हिलाया, फिर शरीर निगाहों का तबादला हुआ। अलमीरा दबे कदमों चलती हुई बेड के करीब आई। उसने साइड टेबल से पानी का जग उठाया। ईशल ने आहिस्ता से उनके मुंह से लिहाफ खिसकाया। अगले ही पल अलमीरा पानी का पूरा जग उलट चुकी थी। ओए जंगली बिल्ली! अमर हड़बड़ाकर उठ बैठे थे। ईशल और अलमीरा हाथ पर हाथ मारकर हंसी थी। पेशानी से चिपकते हुए भीगे बाल, चेहरे से गिरती हुई पानी की बूंदें और नम स्वेटर। अमर ने तप कर कुशन उठाकर दोनों की तरफ फेंके। चलें, अब फ्रेश होकर नीचे आ जाएं, हम इंतजार कर रहे हैं। ईशल का हाथ थामे हुए वो बाल झटक कर कहती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अमर दांत कुचकुचाते हुए उसकी पुष्ट को घूर कर रह गए थे। थोड़ी देर बाद नेवी ब्लू शलवार कमीज में मलबूस अमर गोल जीने उतरते हुए दिखाई दिए। सियाह खेड़ी में मकीद पांव बिना आहट के डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ते जा रहे थे। कंधों पर सुरमई शॉल गिरी थी। हवेली में मुलाजिमों की चहल पहल शुरू हो चुकी थी, मगर मेहमान अभी सोए हुए थे। उन्हें आते हुए देखकर हर मुलाजिम अदब से कदम रोककर उनके रास्ते से हटता गया। वो डाइनिंग रूम में आए तो लकड़ी की तवील मेज के गिर्द तमाम कुर्सियां खाली थीं। अलमीरा बर्तन रख रही थी, जबकि ईशल एक कुर्सी पर बैठी थी। अमर ने सरबराही कुर्सी संभाली। अलमीरा दाएं तरफ ईशल के साथ बैठ गई। मुजाहिद खान भी अभी नहीं जागे? अपने लिए ग्लास में पानी निकालते हुए पूछा। नहीं, आप क्या लेंगे नाश्ते में? वो ईशल के लिए स्लाइस पर मक्खन लगा रही थी। कर ही ना लूं मैं इतनी सुबह नाश्ता, बस चाय दो। अलमीरा ने कुन अखियों से उन्हें मुंह बसोरते हुए देखा, फिर ईशल की प्लेट में स्लाइस के साथ ऑमलेट रखकर अमर के लिए चाय बनाने लगी। वो खामोशी से उसका निखरा निखरा चेहरा देखते गए। वो कल के निस्बत बहुत अच्छी सेहत में लग रही थी, जबकि सोई भी नहीं थी। क्या वजह थी फिर आखिर? ये आवाम कब उठती है? अलमीरा के हाथ से प्रेस लेते हुए पूछा। 9 बजे तक। मैं और ईशल 7 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं, फिर बाग में चले जाते हैं, थोड़ी देर टहलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, जापानी फल तोड़ते हैं। जब तक वापस आते हैं ये सब उठ चुके होते हैं। ईशल बच्चों के साथ लग जाती है, मैं उन सब का नाश्ता देख लेती हूँ। फिर आगे वही दोपहर का खाना, थोड़ा सोना, शाम की चाय, डिनर और हमारी बेड टाइम स्टोरीज। उसने पराठे का निवाला तोड़कर मुंह में रखा, फिर अमर को देखा जो चाय भूले हुए उसे ही तकते थे। इस रूटीन में मैं कहाँ हूँ? मेरी याद में कुछ नहीं करते तुम लोग? हम आपको मिस ही नहीं करते, क्यों ईशल? ताइदी नजरों से ईशल को देखा, जो स्लाइस से भरे हुए मुंह से सरनफी में हिला गई। मैं तो अमर को बहुत मिस करती हूँ। ये मेरा बेटा! वहीं बैठे जोश व खरोश से ताली के लिए हाथ बढ़ाया तो ईशल ने भी उचक कर उनके साथ दिया। हर कोई आप जैसा संगदिल नहीं होता जोजा मोहतरमा। पुचकारने के अंदाज में उसके बाल सहलाते हुए वो नाक सुकेड़ गई। अमर, आपको पता है अलमीरा बहुत अच्छे क्रोसेंट बनाती हैं, बिल्कुल बाबा जैसे। ईशल ने गर्म दूध का गिलास उठाते हुए कहा तो वो मासूम सा मुस्कुराए। वाकई? और क्या क्या बनाती है ये? और पास्ता, मगर वो बाबा ज्यादा अच्छे बनाते हैं। ब्राउनीज जला दी थी अलमीरा ने,
और चॉकलेट केक भी नहीं बना था इनसे। तासुब से सर हिलाया तो अमर हंसे। महजूज नजरों से उसे देखा जो रास फाश होने पर मुंह फुलाए हुए पराठे के निवाले बना रही थी। मैं बेकिंग में थोड़ी अनाड़ी हूँ, लेकिन कम से कम कबाब फ्राई कर लेती हूँ। करने भी चाहिए। तंज का असर लिए बिना कहा तो वो दांत पीस कर रह गई। अमर, आज आप हमारे साथ फुटबॉल खेलेंगे ना? ईशल ने आंखें पटपटाते हुए दूध का गिलास लबों से लगाया। सोऊंगा मैं, और खबरदार जो तुम दोनों में से कोई भी मेरे कमरे में आया तो। ओखड़े ओखड़े अंदाज में धमकी दी तो अलमीरा की बेसाख्ता ही हंसी छूटी, जिसे बंद मुट्ठी मुंह पर रखकर छुपाने की कोशिश की। अमर देख चुके थे। मेरी नींद बर्बाद करके आज बहुत अच्छे मिजाज हैं आपकी मीरा जी। वो गर्दन गिराकर हंस पड़ी थी। अमर को उसके हंसने की वजह तब समझ में आई थी जब नाश्ते के बाद बगैर शीशो पंच के अपने कदम उन दोनों के पीछे पीछे बाग के जाने बढ़ते देखे। दिल के हाथों मजबूर थे, वरना वो नींद और उसमें भीगी हुई उजली उजली सी सुबह तनकर खड़े कदावर चनार, चीड़, बेर, खुबानी, शहतूत के दरख्त, चंद दरख्तों पर जापानी फल, सब्जे पर पड़े अलमीरा के पम्स, अमर की खेड़ी और फुटबॉल के पीछे भागते हुए वो तीन लोग। अमर के टांगों से लिपटकर हाँफती कांपती बोल लेने की कोशिश करती ईशल, कमर पर लहराते अलमीरा के बाल और मुसलसल भागने से उसके मुंतशिर सांसें। बहुत आसानी से उन दोनों के दरमियान से बॉल निकालकर दूर जाते अमर। खाना, एक गोल तो करने दें। फूली सांसों के दरमियान झुंझलाहट भरी गुजारिश। अमर, बाबा कहते हैं बच्चों से मुकाबला नहीं करते। ईशल ने उनका बाजू खींचा। खाना बोल। उनसे बोल लेने की कोशिश में अलमीरा का पांव प्लाजो में अटका तो तवाजुन बरकरार न रख पाने से ईशल को धक्का लगा। बेक वक्त दोनों मुंह के बल गिरते अगर अमर ने दोनों की गर्दनों में हाथ न डाले होते। कल से किससे सुन रहा हूँ फुटबॉल के, ऐसे खेलते हो? तुम्हारा तो समझ में आता है। ईशल बच्चे, आप तो स्कूल में फुटबॉल टीम में थे। अमर के हाथ हनूज उनकी गर्दनों पर थे। वो दोनों अभी तक सही से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी थी। अलमीरा को नहीं आती, अभी भी उनकी वजह से गिर रहे थे हम। ईशल की बताई गई वजह दिल को लगी तो उसे आहिस्ता से सीधा खड़ा कर दिया। बाया हाथ अलमीरा की गर्दन पर रखा, जो दांत पीसती हुई खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। हाथ हटाएं वरना मार दूंगी। उनका पाँव अलमीरा के पाँव तले कुचला गया था। हैरान तो मैं बहुत हुआ था, बीबी की मरीजा और फुटबॉल। मैं गुंजाइश कर दूंगी, आप हाथ तो हटाएं। वो दबा दबा से गुर रही थी। ईशल ने दोनों को मसरूफ देखकर आहिस्ता से फुटबॉल उचक ली। अपनी सेहत के हिसाब से खेल क्यों नहीं देखती? लड्डू के बारे में क्या ख्याल है? दिमाग चलाने से थकावट की शिकायत नहीं होती तो शतरंज भी एक अच्छा ऑप्शन है। छोड़े मुझे। उसने तपकर अमर के पेट में कोहनी मारी। अमर ने भी उसकी गर्दन से हाथ हटा दिया। वो जो अभी तक उन्हीं के सहारे खड़ी थी, उस अचानक अफ्ताब पर दोबारा जमीन बोझ होने लगी थी। इस बार कमर में बाजू हमाइल करके उसे थाम लिया गया। अलमीरा नाहमवार सांसें लेती हुई झटक कर उन्हें देखती गई। कत्थई आंखों में उमड़ उमड़ कर आता हुआ शरीर तबस्सुम, दाहिने गाल पर बनती हुई चांद सी लकीर, गहरी मुस्कुराहट में ढले हुए लब। पहले बस सांसें मुंतशिर थी, अब दिल की धड़कनें भी। अब तो नहीं छोड़ू ना। उसकी महवियत को महसूस करके सरगोशी की तो हमारे सुबकी के सुर्ख चेहरे लिए हुए उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें धकेलती हुई अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अपने अमर के साथ ही खेलो तुम फुटबॉल। वो मुंह बसोर कर पैर पटकती हुई सोफे की तरफ बढ़ गई। अमर ने ईशल को देखा। ईशल ने अमर को, फिर दोनों हाथ पर हाथ मारकर हंसे। वो सोफे पर पांव ऊपर करके बैठी उन्हें देखकर कुड़कर रह गई। वो दोनों फुटबॉल के बाद अब दरख्त से जापानी फल तोड़ रहे थे। ईशल की जेब में भर गई थी तो अमर की गोद से उतर गई। दूर से हादी नजर आया तो फौरन उसकी तरफ लपकी। अमर चंद मजीद अमलोक तोड़कर फवारे के पानी में उन्हें धोकर उसके तरफ चले आए थे। एक अमलोक उसकी तरफ बढ़ाकर दूसरे में दांत गाड़े। तुम्हें पता है, यहाँ हर मौसम में कोई ना कोई फल होता है। अभी अमलोक है, सितंबर नवंबर में अखरोट और अनार थे, अगस्त में नाशपाती, जुलाई में आड़ू, मई जून में खुबानी, आलू बुखारे, चेरी, अप्रैल में शहतूत। उसके बराबर में बराजमान होकर हर फल गिनवाते गए। मुझे तो लगा था जोज मोहतरम इन मामलात से बिल्कुल नाबलद हैं। थोड़ी घुटने पर टिकाई मुतबस्सुम ने गाहों से उन्हें देखा। सरमा की ठंडी धूप उनकी स्याह दाढ़ी पर गिर रही थी। खिलती रंगत नीले रंग में मजीद निखरी निखरी लगी। इस हवेली में उम्र गुजरी है मीना, किचन में नहीं जाता, मगर ये फल मेरे हिजरे तक तो आते हैं। अलमीरा खामोश रही, सब भुलाए उनके शहद रंग होती हुई आंखों को देखती रही। सफ़ेद धुंध सुनहरी धूप से पिघल रही थी और अलमीरा का दिल उस शख्स की रफ्तार से। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि अगर तुम हर माह 2-4 दिन के लिए यहाँ आओ तो तुम्हें अच्छी सेहत में देखने का मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा। वरना जब दरख्तों से फल उतरते हैं तो हिस्से बनते हैं,
यहाँ से गाड़ियाँ भर भर कर खानदान वालों को जाते हैं, एक हम अपने पास मंगवा लेंगे, क्या कहती हो? सवालिया नजरें उस पर टिकी तो अंदाजा हुआ कि जोजा मोहतरमा उन्हें सुनने से ज्यादा देखने में दिलचस्पी रखती थी। अब भी हाथ में मौजूद आधा अमलोक भुलाए हुए महवियत से उन्हें देख रही थी। अमर ने खामोशी से अमलोक उससे ले लिया। वो खाते गए। अलमीरा टुकुर टुकुर उन्हें देखती गई। बीवियों को शिकायत होती है कि शोहर उनकी सुनते नहीं। यह मैं सारी दास्तान कह लेता हूँ, बस ये जानने के लिए कि जोजा जोन आउट हो चुकी हैं। ठहरे हुए लहजे में कहकर एक और अमलोक उठाया। काश्ते खपल हान जमात सतोर को लाहलारी ववेनी, काश आप खुद को मेरी नज़र से देख सकते। खोए खोए से अंदाज में कहा के सतापन नजर जा देर हंसम यम नो खबरी बा वकरो। तुम्हारी नज़र में मैं ज़्यादा हैंडसम हूँ तो बात करें। लबों पर मुस्कान सजाए हुए सामने देखते हुए उस बेनियाजी से कहा कि वो हंस पड़ी। अमर ने गर्दन घुमाकर उसे देखा तो उसके बालों पर धूप उतरते देखी। तब से जहन में उठता हुआ सवाल पूछ ही लिया, आज इतनी प्यारी क्यों लग रही हो? रोज लगती हूँ। कल मैं आया था तो बीमार और थकी हुई लग रही थी, आज तो मेरी नज़र नहीं हट रही। उसके चेहरे पर झूलती हुई लठ अपनी उंगली पर लपेटी। अमर ने निचला लब दांतों में दबाया। अमर उंगली पर लपेटी हुई लठ आज़ाद करके बहुत आराम से उसके होठ को दांतों की गिरफ्त से रिहाई दिलवा गए थे। ऐसी हरकतें करोगी तो मुझे और प्यार आएगा तुम पर। मैं कौन सा जानबूझकर करती हूँ, मुझे कौन सा आपका प्यार चाहिए? गालों को तपता हुआ महसूस करते हुए सब्जी पर गिरती हुई धूप को देखने लगी। अच्छा, तो चेहरे पर इतने दिलफरेब रंगों का सबब मेरी आमद नहीं है? मैंने तो यही सुना है कि अमर के आने से अलमीरा में जान पड़ जाती है, रौनक ही रौनक होती है। उसकी हथेलियां पसीज गई। उसका कोई राज राज क्यों नहीं रहता था? इतनी आसानी से क्यों पढ़ ली जाती थी अलमीरा? अमर जान गए थे तो हवेली का हर फर्द भी जान जाता। क्या ज्यादा प्यारी लग रही हूँ? डरते डरते उन्हें देखा तो वो हंसे। बहुत, कोई भी देखे तो समझ जाए कि मीरा खानम को मोहब्बत हो गई है। उसके चेहरे पर फोक मारकर लट उड़ाई। ऐसी बात तो नहीं है। आवाज मध्यम हो गई। फिर कैसी बात है? हवेली के लोग पुरानी जहनियत के मालिक हैं। उन्हें लगता है औरत जितनी खुशबाज और चहकती नजर आएगी उसमें सारा कमाल उसके शौहर का होता है। तो मैं बस आपकी इज्जत रखने के लिए आधा घंटा लगाकर तैयार हुई हूँ, वरना मुझे आपके आने की इतनी भी कोई खुशी नहीं हुई। गुलाबी चेहरा, झुकी हुई निगाहें उसकी बात की नफी करती गई। अमर हंस पड़े। कभी तो मान जाया करो मीरा, कभी तो मेरी इज्जत के साथ मेरा दिल भी रख लिया करो। आपने मेरा दिल रखा? मुंह बसोर कर नाक सुकेड़ी। मैं खासा इंतकाम परस्त आदमी हूँ, इतनी आसानी से तुम्हें अपना रास्ता निकालने तो नहीं दूंगा। 5 साल का हिसाब बराबर करना है। निकले ना वही रिवायती मर्द, बीवी से इजहार मोहब्बत करने में आपके नाक आड़े आ रही है। उसी रिवायती मर्द ने जवाबन करीब होकर उसकी पेशानी पर होठ रख दिए थे। अलमीरा को चुप लग गई। अमर गहरी निगाह उस पर डालकर उठ गए। वो कितनी देर मोहब्बत भरे एहसास में घिरी वहीं बैठी रही। कमर को ढकते बाल और दाएं कान के पास जगमगाता हुआ क्लिप, घास को छूता हुआ दुपट्टा और वो भरे भरे गुलाबी गाल। अमर के कदम डगमगाए तो क्या अजब हो। मेहमानों की सुबह हुई तो अलमीरा उनके नाश्ते में मसरूफ हो गई। अमर अदीना के पास चले गए थे। 2 घंटे बाद वापसी हुई तो सब अपने मशगलों में मसरूफ थे। मर्दान खाने में जिरगे की तैयारियां हो रही थीं। जरा देर वहाँ के मामला देखकर वो मुजाहिद खान की तलाश में हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ आए तो उन्हें अपने कमरे के टेरेस में अलमीरा के साथ बैठे हुए पाया। खाला नहीं आई? उन्हें तन्हा देखकर दरियाफ्त किया। शाम तक आएंगी, आज खिज़र आ रहा है। आप लोग कल तक तैयारी करके परसों तक इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाइएगा। मैं भी कोशिश करूंगा कि चक्कर लगाऊं। मुजाहिद खान के मुकाबिल सोफे पर बैठ गए। साथ क्यों नहीं चलते? एबटाबाद से फुर्सत मिली तो साथ ही चलेंगे। उसे तसल्ली देकर मुजाहिद खान की तरफ मुतवज्जा हुए। जहां आलम आप लोगों के साथ जाएगा, शेरदिल यहाँ मेहमानों को और बाकी मामला देख लेंगे। जहां आलम को यहीं रोककर शेरदिल को साथ ले चलें। वो जो मेरे आने से हवेली छोड़ गई है, मुमकिन है कि मेरे साथ गैर आरामदह महसूस करे। तुफ है आप पर, अगर जाने से पहले उन्हें मना ना पाए तो। तुम अपनी बीवी 5 साल तक नहीं मना पाए थे अमर। आप मुझे क्यों बीच में ला रहे हैं? हमारा अलग मामला है। अलमीरा किलस गई। बहरहाल जहां आलम ही आपके साथ जाएगा, शेरदिल का यहाँ ठहरना जरूरी है। आपकी कुछ यूं फैसला कुन अंदाज में कहा कि मुजाहिद खान को एतराज की गुंजाइश नजर न आई। इसके अलावा आज जिरगे में मशीरान के साथ आपका फैसला भी सुनाऊंगा। वो बेहद संजीदगी से मुजाहिद खान को देखने लगे।
माहौल में एकदम ही तनाव पैदा हुआ। कैसा फैसला? आगा जान आपके जाने से पहले तक सरदारी आपको देना चाहते थे। सबको इस बात का इल्म है। लोग अब भी यही समझते हैं कि मुजाहिद खान जिस दिन वापस आएंगे अमर सरदारी से दस्तबरदार हो जाएगा। लेकिन मैं ये बात वाजे करता चलूँ खान कि मैं ऐसा कोई इरादा नहीं रखता। वो लम्हा भर को रुके, सोफे से टेक लगाए हुए रसानत से मुजाहिद खान को देखते गए, जिनके इत्मीनान में ज़रा बराबर भी फर्क न आया। गांव का सरदार होने के नाते मैं 4000 लोगों का मुस्तकबिल ऐसे शख्स के हवाले नहीं कर सकता जिसे अपनी इज्जत से बढ़कर कुछ अजीज नहीं। आपको सरदारी चाहिए तो जिंदगी में खुद को इस मनसब का अहल साबित करें, वरना रास्ते में मत आइएगा। बेफिक्र रहें सरदार साहब, मैं ऐसा कोई इरादा नहीं रखता। ताहम सरदारी का ये सिलसिला मुझ पर ख़त्म होगा। मेरे बाद मेरी नस्लें इस सब में नहीं घसीटी जाएंगी। खानदान के दीगर अफराद में जो भी गद्दी के लिए मुनासिब लगे, बाहमी मशावरत से उसे सरदार बना लीजिएगा। मैं ये सब जिरगे में भी वाजे कर दूंगा, आप आ जाइएगा। जवाबन मुजाहिद खान ने हामी भर ली। अमर चंद पल मजीद वहीं बैठे रहने के बाद इजाज़त लेकर वहाँ से उठ गए। उनके निकलते ही अलमीरा भी उनके पीछे लपकी। कमरे से निकली तो वो लंबे लंबे डग भरते हुए राहदारी पार कर रहे थे। अपने पीछे आहट सुनकर अमर रुक गए। मुड़कर उसे देखा। अलमीरा नपे तुले कदम उठाती हुई उनके पास चली आई। जा रहे हैं? दोनों हाथ आगे बांधे पूछा। हाँ, यहाँ से जिरगे पर जाऊंगा, फिर वहीं से एबटाबाद के लिए निकल जाऊंगा। वो समझकर सर को जंबिश दे गई। चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। उन्होंने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। अलमीरा ने गर्मजोशी से उनके हाथ को अपने दोनों हाथ में थाम लिया। एबटाबाद पहुंचकर बताइएगा, बल्कि निकलते हुए भी बताइएगा। अपनी अपडेट देते रहिएगा सारा वक्त। और हुक्म? वो मुस्कुराए। और आते हुए मेरे लिए चॉकलेट्स लाइएगा। मौसम की वजह से डिलीवरी नहीं हो रही और यहाँ से अच्छे मिलते नहीं हैं। अलमीरा ने फरमाइश की थी, कम कम ही करती थी। तभी अमर को अपने इर्द गिर्द तितलियाँ ही तितलियाँ दिखाई दी। और क्या लाऊं? और मैं एक बेकरी का नाम टेक्स्ट करूंगी। शेरदिल के एक मेहमान वहाँ से केक लाए थे, वो बहुत अच्छा था। मैं आपके लिए ऑर्डर करना चाहती थी, लेकिन फिर आपके लापता होने की खबर आ गई, तो केक भी लाइएगा। कहकर वो खिसियाना सा हंसी। अमर ने वारफ्त की ईसों से देखा। और बस जल्दी वापस आइएगा। मैं भी अमर के साथ जाऊंगी। ईशल की आवाज़ पर दोनों उसकी तरफ मतवज्जा हुए। अगली बार पक्का साथ चलेंगे। पंजों के बल बैठकर बाहें फैलाई तो वो सीधा उनके गले से लगी। मैं आपको बहुत मिस करूंगा। लाड से उसके गाल चूमे। आप वापस कब आएंगे? जल्दी आऊँगा, तब तक आपने अपना ख्याल रखना है। अलमीरा को बिल्कुल तंग नहीं करना, रोना नहीं है और खूब सेहत बनानी है। ओके? ओके। झट सर हिलाया। अमर उसके माथे पर बोसा देकर उसे अपने हिसार से निकालते हुए उठ खड़े हुए। नजरें उससे मिली तो उसकी आंखों में उमड़ती हुई शिकायत पढ़कर लब मुस्कुराहट में ढले। बच्चों से मुकाबला नहीं करते और आगे पीछे भी देख लेते हैं। अंगुष्ठ शहादत उसकी पेशानी पर रखकर अंगूठे के जोर से मारी। वो मुंह बसो कर रह गई थी। हमेशा ऐसे ही करते थे वो। अल्लाह हाफिज। उसके बाल सहलाकर चल पड़े। ईशल के कंधे पर हाथ रखे हुए वो मबहूम सा मुस्कुराते हुए उन्हें जाता हुआ देखती रही। धुंध में छिपे हुए पहाड़ों ने एक बार फिर मैदान में लोगों को जमा होते हुए देखा। फर्क ये था कि कल सरिया लगी हुई गर्दनें आज शर्मिंदगी के बोझ से झुकी हुई थी। समाज से सरदार की आवाज टकराई जो फैसला सुना रहा था। कंधों पर सिया शॉल गिराए वो तने हुए चेहरे से कहता गया और उसे सुनते हुए लोगों के सर झुकते गए। आज के बाद आप में से किसी को जिरगे में बैठने की इजाजत नहीं है। अपने लोगों के मुतालिक हर फैसला मेरा यानी सरदार अमर खान का होगा। मेरे पीछे शेरदिल तमाम मामलात संभालेगा। इसकी ताबेदारी आप पर वैसे ही फर्ज है जैसा मेरा हुक्म मानना। मुझे गांव में बदअमनी की जरा भी खबर मिली तो याद रखिएगा, मैं गर्दनें उड़ाने से कभी नहीं घबराया। ये वो आखिरी अल्फाज थे जो सरदार ने जाने से कबल कहे थे। इसके बाद सफ़ेद लैंड क्रूज धूल उड़ाती हुई नमली मेरा के हदूद से निकल गई। एबटाबाद पहुंचकर वो सबसे पहले जरताज के जनाजे में शरीक हुआ था। कल रात शहरियार ने पुलिस को लाश की जगह बता दिया था। पुलिस कार्रवाई के बाद आज सुबह लाश जैन के हवाले कर दी गई थी। जनाजे पर बहुत कम लोग थे। जनाजे को कंधा देने का वक्त आया तो आगे जैन के साथ अमर भी था। तदफीन के बाद वो हॉस्पिटल चला आया। किरण की सराह ने सफ़ेद फूल रखे और उन फूलों में अलमीरा और ईशल के नाम के कार्ड। दोनों आपको सलाम दे रही थी और ढेर सारा प्यार। कमर पर हाथ बांधे वो फूलों पर नजरें जमाए हुए खड़ा था। खिड़की से आती हुई ठंडी सुनहरी धूप उसकी आंखों से टकराकर उनका रंग बदल रही थी। किरण, आपको नहीं लगता आप बहुत देर कर रही हैं? तवील वक्फा, नम खामोशी। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ।
کہ آپ نے میرے کہنے پر میرا کی یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اس کا خیال رکھا، اسے دوست بنایا۔ میں نے جتنا کہا آپ نے اس سے بڑھ کر میرا کے لیے کیا۔ یہ بات میں ہمیشہ یاد رکھوں گا، اور آپ کو ایشل کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ہم اس کے ہر وقتی خوف سے لڑ لیں گے اور اسے خوش رکھیں گے، البتہ سینے میں قید سانس لیتے ہوئے سر جھٹکا۔ میں اور میرا کچھ بھی کر لیں، اسے جتنا بھی پیار دے دیں، اس کے ماں باپ کی کمی پوری نہیں کر سکیں گے۔ وہ آپ کو بہت یاد کرتی ہے۔ امر کچھ بھی کر لیں، اس کی ہر بات میں کہیں نہ کہیں حنان کا ذکر نکل آتا ہے۔ آپ کو اب اٹھ جانا چاہیے، اپنے لیے، اپنی بیٹی کے لیے اور المیرا کے لیے۔ وہ کلمزی لڑکی آپ کے علاوہ کسی کو دوست بنانے پر راضی نہیں ہے۔ وہ مبہوم سا مسکرایا، پھر یہ مسکراہٹ جلد ہی سمٹ گئی۔ چند پل ٹھہرا، پھر الوداعی کلمات کہہ کر کمرے سے نکل آیا۔ کرن کے کمرے سے نکل کر امر حاشر کے پاس آیا تھا۔ دروازہ دھکیلا تو پٹیوں میں جکڑا ہوا حاشر مسلسل ایک حالت میں بیٹھنے سے اکتا کر میل نرس کے سہارے ٹانگیں لٹکا کر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امر کی آمد سے انجان نرس کے کچھ کہنے پر اسے جھڑک رہا تھا، شاید گالی بھی نکالی تھی۔ تبھی نرس کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ سست روی سے قریب آتے ہوئے امر نے سر تا پیر اس کا جائزہ لیا۔ بر وقت علاج ملنے پر اس کی جان بچ گئی تھی، ورنہ کثیر تعداد میں خون بہنے سے موت یقینی تھی۔ چند اندرونی اعضاء کو نقصان پہنچا تھا، مگر جان خطرے سے باہر تھی۔ دائیں طرف یا بائیں؟ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے ہوئے پوچھا۔ حاشر نے چونک کر اسے دیکھا۔ جی؟ خنجر دائیں پسلی پر لگا تھا یا بائیں؟ سوال واضح کرتے میل نرس کو ہٹنے کا اشارہ کیا۔ بائیں؟ بغیر کسی دیری کے امر نے زوردار لات اس کے بائیں پسلی پر دے ماری تھی۔ وہ درد سے بلبلاتا ہوا کمر کے بل پیچھے بیڈ پر گرا تھا۔ میل نرس اسے سنبھالنے کو آگے بڑھنے لگا تھا کہ امر نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ تمہیں تمیز سے کہا تھا کہ گھر سے مت نکلنا، تو بات دماغ میں نہیں بیٹھی تھی؟ اس کی گردن دبوچ کر اسے اٹھایا، پھر اس کا سر سائڈ ٹیبل پر دے مارا۔ حاشر کے حلق سے چیخیں نکلی تھیں۔ گردن پر امر کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارتا خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا، مگر بے سود۔ لیکن سمجھ میں آتا ہے، تمہارے باپ نے کبھی بیٹے کو لگام نہیں ڈالی، اس کے آنے جانے اٹھنے بیٹھنے پر دلچسپی نہیں لی، تو تمہارے دماغ کو ہوا لگنا بنتا ہے۔ مگر کیا ہے نا حاشر کہ اس کی گردن جکڑے اسے سیدھا کھڑا کر کے دیوار سے لگایا۔ درد کے مارے کتنی ہی آنسو حاشر کے گالوں پر پھسلتے گئے، منہ سے سسکیاں نکلی۔ تمہارا باپ جیل میں ہے، آج سے، ابھی سے تمہارا سرپرست میں ہوں۔ تمہیں انسان بنانے کی ذمہ داری اب امر خان کی ہے۔ میں تم پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتا، مگر شومئی قسمت کے رشتے میں بھائی لگتے ہو۔ تمہیں اس رشتے کا پاس نہیں، مگر مجھے خیال ہے تمہاری تربیت اب میں خود کروں گا۔ معاف کر دیں پلیز، معافی۔ اس کی آواز رن گئی تھی، لگا ہر زخم ادھڑ گیا ہو۔ امر نے کرخت نگاہ اس کے بائیں پسلی پر ڈالی، جہاں سے سفید پٹی سرخ ہونے لگی تھی۔ گھر والوں کا خیال، بڑوں کا احترام، عورتوں کی عزت، تمیز کا مظاہرہ، ہر سبق پڑھاؤں گا تمہیں، اسی لیے جلدی سے ٹھیک ہو کر گھر آ جاؤ۔ اس کی گردن سے ہاتھ ہٹا کر اس کی شرٹ کا کالر درست کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ایس پی ہاؤس کی بات کر رہا ہوں، وہی اب تمہارا گھر ہے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حاشر تیزی سے تائید میں سر ہلا گیا۔ امر اس کا گال تھپ تھپا کر پیچھے ہٹا۔ اس کا آپ نا خاص خیال رکھنا ہے، گھر میں سب سے چھوٹا ہے تو لاڈ میں پلا ہے، بدتمیزی کرے تو بالکل نہیں سہنی، غصہ کرے تو تھپڑ مارنے کی اجازت ہے، قابو میں نہ آئے تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، کھلائے پلائیں اور ہفتے کے اندر اندر اسے گھر پہنچا دیں، آگے میں سنبھال لوں گا۔ امر کے سنبھالنے کے مظاہرے بس ابھی ہی نرس نے دیکھے تھے تو حلق سے تھوک اتارتے ہوئے سر کو جنبش دی، آگے بڑھ کر حاشر کو آرام سے بیڈ پر لٹایا، پھر پٹی بدلنے کے لیے سامان لینے کو دوڑا۔ زین بھائی کہاں ہے؟ گھٹی گھٹی سی آواز نکلی۔ وہ اپنا خیال رکھ لے بہت ہیں، تمہاری ذمہ داری میں نے اٹھائی ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤ تو تمہیں ڈاکٹر شمس کے پاس لے چلوں گا، سب سے پہلے تمہاری ایڈکشن کا علاج ہوگا، باقی ناسور بھی آہستہ آہستہ جسم سے الگ کر لیں گے۔ تربیت، ذمہ داری، سرپرستی اور امر خان۔ حاشر کو اپنی موت نظر آ رہی تھی، اپنا ہر جرم اسے خود پر الٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے ڈی پی او آفس میں امر کے حکم پر سپاہیوں کی مہمان نوازی دیکھ رکھی تھی۔ اب ایس پی صاحب بذات خود اس کی تربیت کرنے کے لیے آستین چڑھا رہے تھے۔ لمحہ بھر کو دل میں کسک سی ابھری کہ کاش انہی زخموں میں مر جاتا۔ اگلے لمحے میں جب امر کمرے سے نکل گیا تو وہ رو پڑا تھا درد سے چیخ کر۔ دسمبر کے دنوں کے خوبصورت اور اداس شاموں میں سے ایک شام لکڑی کے دراز دروازے پر دستک ہوئی
तो शॉल में ढकी हुई अदीना ने दरवाज़ा खोला। घर की दीवारों से लिपटती हुई बेलें और दरवाजे के साथ तनकर खड़ा हुआ शाह बलूत ठहर कर उन्हें देखता गया, जो बस दरवाजे के पार से शिया शॉल की झलक देखकर साकित हो गए थे। गाड़ी से टेक लगाकर खड़े उन्होंने देखा, चेहरे के आगे आए हुए शॉल के पल्लू, उस पर टिकी हुई लंबी नाजुक उंगलियों को और उनका दराज कद, इतना कि मुजाहिद खान के बराबर में खड़ी होती तो 1 इंच का फर्क भी न महसूस होता। खाना कहकर गए थे कि आप शाम में हवेली आएंगी, सोचा हम खुद आ जाएं आपको लेने। भूरे मखमली सूट में मलबूस गहरे कत्थे रंग की पश्मीना शॉल ओढ़े हुए पैरों में खुद से पहने अलमीरा ने ईशल का हाथ थाम रखा था। मैं आ जाती बच्चे, तुमने जहमत की। आवाज़ इस कदर हल्की कि मुजाहिद खान कोशिश के बावजूद सुन ना पाए, बस सांस रोके उन्हें देखते गए जो अभी तक उनकी आमद से अनजान थी। अब आ गए हैं तो दरवाजे से लौटाएंगी, मुस्कुराकर पूछा तो अदीना सरहद से रास्ते से हट गई। चचा भी आ जाएं? लम्हे भर को ठिठकी, तेजी से निगाहों का रुख उनकी तरफ हुआ। जमीन व आसमान के दरमियान हर मुहर्रिक शे थम गई। अल्फाज हथेली से रेत की मानिंद फिसले, कनाए फकाए बरसों में पढ़ी गई किताबें सब उस एक एहसास को अल्फाज में बयान करने में नाकाम ठहरी जो उन्हें इस वक्त महसूस हुआ था। खुशगवार मगर तकलीफ दे, खून निचोड़ देने वाला। पलकों का पर्दा तेजी से गिरा। अदब के दिल दादा मुजाहिद खान बड़े बेअदब होकर उनकी लरसती हुई पलकों को तकते गए, जिन पर नमकीन पानी की बूंदें आ ठहरी थीं। नजरें आंखों से हटी तो गौर करते कि चेहरा तो अब भी हिजाब में था। इट्स ओके, चचा वैसे भी अपनी किसी दोस्त से मिलने जा रहे थे तो मैंने कहा हमें ड्रॉप करते जाएं, मैं वापस भेज। आने दो। नम आवाज़ समाज से टकराई तो वो लब दांतों में दबा गई। अदीना अंदर की सिमत बढ़ गई। उसने मुड़कर मुजाहिद खान को देखा जो अभी तक उस साहने के तिलिस्म में घिरे हुए थे जब आंखें टकराई थी। सिर्फ आपके लिए झूठ पर झूठ बोल रही हूँ चचा, सिर्फ आपके लिए। वो शॉल संभालती हुई अंदर चली आई। ईशल और मुजाहिद खान को लाउंज में बिठाकर खुद अदीना की तलाश में उनके कमरे में आ गई। वो इस्लामाबाद के लिए अपना सामान बांध रही थी। लाए मैं कर दूं? तुम उनसे चाय का पूछ लो। उनकी नज़रें हनूज झुकी हुई थी। मेरे हाथ की चाय तो पी कर आए हैं, अब आप मेहरबानी कर दें तो। बैग बंद करते हुए अदीना के हाथ थम गए। निगाह उठाकर उसे देखा तो वह सटपटा कर रुख मोड़ गई। वेवी बाल कमर पर लहरा रहे थे। सामान गाड़ी में रखवाओ, कहकर वह वॉशरूम की तरफ चल दी। अलमीरा ने खिफत से आंखें मींची तो उनका बैग उठाया, फिर लाउंज में चली आई। चाय भी नहीं? मुजाहिद खान ने उसकी उतरी हुई शक्ल देखकर पूछा। वो ठंडी सांस भरती हुई सरनफी में हिला गई। चंद सानिये के बाद वो अदीना के लिए गाड़ी का अगबी नशिस्त का दरवाज़ा खोले खड़ी थी। वो बैठी तो अलमीरा ने पैसेंजर सीट संभाली। ईशल उसकी गोद में थी। ड्राइव करते हुए मुजाहिद खान ने दानिस्ता रेयर व्यू मिरर अदीना की तरफ सेट किया तो उस शोल से शदीद शिकायत हुई जो अब भी आधा चेहरा ढके हुए थी। 5 मिनट का सफ़र बहुत खामोशी से कटा था। हवेली के संगी रविश पर गाड़ी रुकी तो ईशल, अलमीरा और अदीना बाग की तरफ चली गई। मुजाहिद खान गाड़ी से सामान उतरवाने लगे। आज सुबह खाना के मेहमान आए थे, उन्हें तोहफे में सफ़ेद मोर देकर गए हैं। अखरोट के ऊंचे दरख्त के नीचे बड़ा सा पिंजरा रखा था जिसका दरवाज़ा अलमीरा ने आगे आकर खोल दिया था। सफ़ेद मोर टहलकर पिंजरे से निकला तो ईशल खिलखिलाकर उसके पीछे लपकी थी। मोर अपने मखसूस अंदाज में चलता हुआ आगे आगे था जबकि ईशल उसके साथ साथ चलती उसे हाथ लगाने की कोशिश कर रही थी। अलमीरा अदीना के साथ सोफे पर बैठकर मुतवस्सिम निगाहों से मोर के पीछे भागती हुई ईशल को देखे गई। उनके दाएं तरफ छोटा सा हौज था। हौज का पानी सर्दियों में यक ठंडा रहता था। उसके अतराफ में छोटी सी दीवार के किनारों पर जंगली फूल लगे थे। बाग के किसी कोने से 2 सफ़ेद खरगोश उस तरफ निकल आए थे। हौज की दीवार के पास टहलते, जंगली फूलों को सूंघते, पत्ते कुतरते हुए खरगोश अदीना की सारी तबीयत बहाल कर गए थे। अमर की वजह से 4 दिनों से बुखार का शिकार तो थी ही, नज़ले ने भी पकड़ा हुआ था। वो आया तो साथ मुजाहिद खान भी आए थे। दिल को तसल्ली के साथ तकलीफ भी मिली, तभी खुश भी ना हो पाई थी। मुतवरम आंखें अब जाकर कुछ मुस्कुराई थीं। कुछ ठंड और कुछ नज़ले से लाल होती हुई नाक को भी सुकून मिला था। अदीना उन खरगोशों को इतनी महवियत से देख रही थी कि अलमीरा का चले जाना महसूस कर पाई, ना खुद पर मुजाहिद खान की मुसलसल नज़रें। उन्होंने टखनों से ज़रा सा ऊपर तक आती हुई सफ़ेद खद्दर पर चिकनकारी वाली फ्रॉक ज़ेबतन कर रखी थी। पैरों में बीच खुस्से कश्मीरी शॉल सर से ढलक चुकी थी। घने लंबे सियाह बाल चुटिया में बंधे थे और ये चुटियाँ बाएं शाने पर लहरा रही थी। उनकी मुतवरम आंखें, लाल होती नाक, अनाबी लब और बिल्कुल स्लिम सा प्यारा सा चेहरा। 26 बरस पहले भी अदीना की तबीयत में बेहद ठहराव था। 26 बरस बाद भी उनके सामने खड़े होते हुए मुजाहिद खान शदीद कश्मकश का शिकार हुए थे। वो वैसी ही थी
बल्कि मुजाहिद खान को शख्सियत में ठहराव के साथ साथ वक़ार का इजाफा भी महसूस हुआ था। उन्होंने करीब बने हुए हौज की दीवार के साथ लगे जंगली फूल तोड़कर जरा सा झुककर बायां हाथ कमर पर बांधकर दाएं से फूल अदीना की गोद में रख दिया। वो एकदम ही चौंकी, नजरें मिली तो बादामी आंखों में हैरत उतरी, फिर कर्ब, फिर सनाशाई की लहर सारे वजूद में दौड़ गई। सांस रोके बिना पलक झपके वो बस एक दूसरे को तके गए। उन पर झुके हुए मुजाहिद खान, सर उठाकर उन्हें देखती हुई अदीना हाशिम, इतने करीब कि दोनों की आंखों में एक दूसरे का अक्स झिलमिलाया था, और इतने दूर कि एक लफ्ज न कह सके। हवा के सर्द झोंके से अदीना के कानों में लटकते हुए झुमके हल्का से झूल गए। अदीना ने पलक झपकी, फिर नजरें झुका दी। मुजाहिद खान, वो इस एक अदा पर जान दे सकते थे। कैसी हैं आप? वो अदीना के सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गए। अदीना आंखों में उमड़ती हुई नमी को पीछे धकेलते हुए पैरों तले घास को तकती रही। भला मेरा हाल ही पूछ लें, किसी और रिश्ते से ना सही, अपने भांजे का चचा समझकर ही। नजरें उठी। मुजाहिद खान ने उन आंखों में कांच का सा कुछ टूटते हुए देखा। उन्हें लगा शायद वो कुछ गलत बोल गए। यूनिवर्सिटी में बेक वक्त 40 तलबा को लेक्चर देते हुए भी वो कभी इतना नहीं सोचते थे जितना अदीना के सामने सोच सोच कर बोलना पड़ रहा था। आपके लिए रिश्ते बुलाना हमेशा आसान रहा है। बरसों पुराना शिकवा लोगों पर आन ठहरा। मुजाहिद खान मबहूम सा मुस्कुरा दिए, सर झुकाया, फिर उन्हें देखकर हंस दिए। अदीना शशद्दर से उन्हें देखे गई। उनकी हंसी, उनकी मुस्कुराहट आज भी वैसी ही दिल आवेज थी जैसी बरसों कबल थी। उनकी गर्दन को ढकते हुए सियाह बाल, सफ़ेद शलवार कमीज और सियाह खेड़ी, वो आज भी वैसे ही खूबरू थे। आसानियों की बात मत करें अदीना, आसान तो कुछ भी नहीं था। आसानी तो मैं पीछे छोड़ गया था। अदीना ने लाल होती हुई नाक से नम सांस अंदर लेते हुए नजरें गोद में रखे हुए फूल पर टिका ली। मुजाहिद खान फिक्रमंदी से उनका जब्त से लाल होता हुआ चेहरा देखे गए। अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं या मेरा यहाँ बैठना आपको बुरा लग रहा है तो मैं चला जाता हूँ। इस वक्त आपकी तबीयत से ज़्यादा कुछ अहम नहीं है। वो उनके रुखसार पर फैलता हुआ शफाफ आंसू देखकर घबरा कर गोया हुए थे। अदीना ने तेजी से हाथ की पुष्ट से अपना रुखसार रगड़ा, सर नफ़ी में हिलाया। तबीयत कैसी है आपकी? स्ट्रेस की वजह से आज भी नज़ला हो जाता है क्या? ठीक हूँ, अदीना मुख्तसर सा जवाब देकर उन्हें मायूस कर गई। मुजाहिद खान कुछ हिचकिचाहट का शिकार होते बोलने के लिए अल्फाज ढूंढने लगे थे। वो नजरें गोद में रखे हुए फूलों पर टिकाए हुए उंगलियों पर उनकी नरमी महसूस करती रही। आप खफा हैं मुझसे? जवाबन अदीना ने इस कदर खूंखार नजरों से उन्हें घूरा था कि वो बुरी तरह गड़बड़ा गई। आप लग रही हैं। मैं फिलहाल इस पर बात नहीं करना चाहती। मैं आपसे खफा भी नहीं होना चाहती। अगर जिंदगी रही तो सारे हिसाब चुकता करूंगी। इतना सर्फ? मुजाहिद खान हैरान हुए। ऐसी अकीदत? सर झुकाकर मुस्कुराए। वो हिसाब चुकता करने की बात कर रही थी, यानी उन पर हक जमाएगी, यानी हक वसूल करेगी। वो सरशारी से हंसे। मैं चाहूँगा कि अगली मुलाकात में आप अपना ये अरमान पूरा करें। यकीन जानिए, जूते भी मारेंगी तो उफ तक नहीं करूँगा। वो लब दांतों में दबाकर नजरें फेर गईं। उनसियत से उन्हें देखते मुजाहिद खान दिल फरेबी से मुस्कुराते गए। उनकी मुसलसल नजरों के हिसार में घिरी अदीना राह फरार चाहती थी, और तब उन्हें वो नजर आई थी, मुजाहिद खान की गोद में समाती हुई सुरमई बिल्ली। कैसी है? उनकी नजरें बिल्ली पर महसूस हुई तो उसकी पुश्त पर हाथ फेरते हुए पूछा। अदीना खामोश रही। मेरी है, गर्दन अकड़ाई। अच्छे बुरे वक्तों की साथी रही है, लेकिन अब सोच रहा हूँ इसे रिटायर कर दूं। कोई चीज नहीं है, वो जिंदा जानवर है। कैसा बरहम अंदाज था, हक जताता। फिर आप रख लें इसे भी, मुझे भी। पल भर में अदीना का चेहरा कंधारी हुआ। हाथ बाहम मिलाकर वो नजरों का जाविया बदल गई। मुजाहिद खान प्यार से बिल्ली की पुश्त पर हाथ फेरते रहे, फिर यूं ही गर्दन तिरछी की। नजरें अलमीरा पर ठहरी, जो ईशल के साथ घास पर बैठी खरगोश के सर पर हाथ फेर रही थी। हंसकर ईशल से कुछ कह रही थी। मुझे आपके ट्यूमर के मुतालिक अलमीरा ने बताया था। उसी ने धमकी दी थी कि मैं नहीं आया तो आपको लेकर आएगी। जिंदगी में अगर कभी हम साथ हुए और खुश हुए अदीना, तो अलमीरा को अपने दुआओं में याद रखिएगा। मुझे उसके दिल की नरमी पर प्यार आता है। वो धमकी न देती तो आप न आते। उखड़ा उखड़ा सा अंदाज था। शायद नहीं, मुझे हिम्मत उसी ने दी है। मुझे आपका सामना करने के लिए बहादुर उसी ने बनाया है। मेरी तकलीफ, मेरी जिंदगी खान। शिकवा हुआ, जायज़ भी था। जो हो चुका है उसका मदावा तो नहीं कर सकता, मगर आइंदा के लिए वादा किया जा सकता है।
बशर्ते कि आप जिएं 30-35 साल और। अदीना कर्ब से उन्हें देखती गई। जिएंगी ना अदीना, करे वादा। बिल्ली की पुष्ट पर ठहरा वो भारी मर्दाना हाथ हरकत में रहा। अलमीरा ईशल को खरगोश और कछुए की कहानी सुना रही थी, जबकि अदीना की निशिस्त खाली थी। मुजाहिद खान बहुत देर खुद को उनकी महक के हिसार में महसूस करते रहे। सुबह उन्हें इस्लामाबाद जाना था। अलमीरा जल्दी सोने की तलकीन कर गई थी, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। यहाँ वो आंखें बंद करती, वहाँ अपनी सारी जिंदगी किसी फिल्म की सूरत जहन की स्क्रीन पर चलने लगती। वो झट से आंखें खोल लेती। माजी की ये तांग झांक आसाब पर भारी पड़ रही थी, जिसमें बगैर किसी जिस्मानी मशक्कत के दर्द करने लगा था। काफी देर बिस्तर पर करवटें बदलने के बाद वो उठकर बैठी, बालों को ढीले से जूड़े में समेटकर बेड से उतर गई। शॉल उठाकर अपने गिर्द लपेटा, पांव चप्पल में उलझकर कमरे से बाहर निकल गई। तवील राहदारियों से गुजरी तो हर कमरे का दरवाजा बंद मिला। सारी हवेली में ख्वाबीदा सा माहौल बना हुआ था। मुलाजिम कब के अपने क्वार्टरों में जा चुके थे। हवेली कदीम यूनानी महल बन गई और शब ख्वाबी के लिबास में मलबूस अदीना तारीख राहदारियों में भटकती हुई दरवाजे की तलाश में थी। लकड़ी का देव हैकल दरवाजा नजर आया तो वो उसे धकेलते हुए बाहर निकल आई। ऊपर अलमीरा और अमर के कमरे की बालकनी से बाग साफ नजर आता था। वो जाग न रही हो, उन्हें देख न ले, जबकि वो सिर्फ तन्हाई चाहती थी। यही सोचकर संगे रविश तक जाते हुए जीनों पर बैठ गई। मरकजी दरवाजे से अंदर की तरफ आता गोल रास्ता जर्द रोशनियों में जगमगा रहा था। फव्वारे में गिरते हुए पानी की आवाज, हौज में तैरते हुए मछलियाँ, पिंजरे में ओंगता मोर, लकड़ी के बाड़े में दुबके हुए खरगोश, सबके सब ठिठरती सर्दी में आलम ख्वाब के मजे लूट रहे थे। हवेली की दीवारों से झांकते हुए ऊंचे पहाड़ों को गौर से देखो, तब भी बस सफेद धुआं ही दिखाई दे रहा था। आसमान उतरती, पहाड़ों को जकड़ती हुई धुंध हवेली की दीवारें फलांगती हुई उन निगाहों के सामने मौजूद मंजर को भी अपनी लपेट में ले रही थी। हवेली की दूसरी तरफ शेर दिल के अनेक्सी धुएं में कहीं खो चुकी थी। वो हल्के भूरे रंग की ऊनी शॉल लपेटे हुए खामोश नजरों से यखरात के मनासिर देखती रही। अरसा हुआ नमली मेरा की सर्द रातें बड़ी तवील हो गई थी, काटे न कटती थी। मैं बैठ सकता हूँ? भारी आवाज पर वो चौंकी, गर्दन जरा सी घुमाकर सर उठाकर खुद से एक जीना ऊपर खड़े हुए मुजाहिद खान को देखा। सियाह ट्राउजर, सफेद स्वेटर में मलबूस दराज कद मुजाहिद खान सरापा सवाल बनकर खड़े थे। ठंड से चेहरा लाल हो रहा था, बाल बेतरतीब से होकर माथे और शाने पर गिरे हुए थे। सुर्ख आंखें बेख्वाबी की चुगली खा रही थीं। उनकी निगाहें धीरे से मुजाहिद खान के चेहरे से फिसलती हुई जीने पर टिक गई। बादल ने ख्वास्ता सर को जंबिस दे दी। वो गायर नजरों से उनका उतरता हुआ चेहरा देखते उनसे एक सीढ़ी ऊपर बैठ गए थे। उनके लिए इतनी आसानी कर ली कि निगाहों के सामने तन्हाई मुअस्सिर रही। सोई क्यों नहीं? उनके लहजे में आज भी वैसी ही शनाशाई और मोहब्बत थी जैसी बरसों पहले। अदीना क्यों खुद को बदला महसूस कर रही थी? मुजाहिद बिला झिझक उन्हें पुकार सकते थे, तो अदीना क्यों नहीं? बरसों बाद भी आपकी झिझक जाती नहीं? वो जवाब ना पाकर सर झटक कर मुस्कुराते हुए कहते उन्हें हैरान कर गए थे। आपने मौका भी तो नहीं दिया। शिकवा अल्फाज में ढलने से पहले आंसू बनकर आंखों में चमका। केचर की गिरफ्त ढीली पड़ी तो जूड़े में बंधे हुए बाल उसके दांतों से फिसले। मुजाहिद खान कर्ब से उनकी कमर पर गिरते हुए सियाह बालों की आबशार को देखे गए। काश आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती। एक अंगूठी ही तो थी अदीना। मोहब्बत के तमाम दावे के बावजूद मैं आपको छोड़कर जा सकता था, तो आप पर तो फिर यह अंगूठी दरिया में ना बहा देने की कोई पाबंदी लागू नहीं होती थी। लफ्ज़ काश आंखों में किरची की तरह चुभा था। बस एक अंगूठी? आवाज में आंखों में हैरत डोलती थी। वादा वफा, दावाए मोहब्बत था मुजाहिद। आप मेरी जिंदगी में आने वाले पहले मर्द थे। कच्ची उम्र की मोहब्बतें नहीं भूलती। वो मोहब्बत ना भी हो, जरा सी चाहत ही हो, नहीं भूलती। आप अपना फैसला सुनाकर चले गए थे। आपके नाम पर बैठना मेरा फैसला था। मेरे फैसले पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं रखते आप। लहजे में तलखी घुलती गई, अल्फाज रात से सर्द होते गए। कोहनियां घुटनों पर टिकाए, हाथ बाहम मिलाए वो अपनी पेशानी हाथों पर गिरा गए। अंदर दूर कहीं दिल में उठती हुई दर्द की टीसें नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थीं। हवेली में आते ही जिस अंत पछतावे ने उन्हें अपनी लपेट में लिया था, वो बढ़ता जा रहा था। वो सख्त दीवारें जो इज्जत के नाम पर दिल के इर्द गिर्द खड़ी की थी, भुरभुरी सी होकर गिरती जाती थी। अदीना, हर सांस या हवा में भाप बनकर तहलील हो रही थी। मैंने कहा ना मुजाहिद, आपकी तरफ बहुत हिसाब निकलते हैं मेरे। हक रखूंगी तो हर हिसाब बेबाक करूंगी। आप अपनी बात से पीछे हटें तो खुदा की कसम मेरे लिए दुनिया तंग हो जाए। इस बारे करा अर्ज का कोई गोशा मुझे पनाह न दे सकेगा। वो
خوف जो किसी मध्यम से शोले की तरह हवेली के हर फर्द के दिल में टिमटिमा रहा था, जिसने अदीना और मुजाहिद को रात के इस पहर यहाँ ला बिठाया था, उनकी आवाज़ से झलक कर सुर्ख होती हुई आंखों में उतरने लगा। सांस रोके सामने देखते अदीना की आंखों में नमी पिघली, होंठ हल्के से लरसे थे। मोरे, अब्बा, बाजी, चचा, मैंने यके बाद दीगरे सबको खुद से दूर होते हुए देखा है। आज मैं खुद को भी उसी राह की तरफ गामजन होते हुए देख रही हूँ मुजाहिद। आवाज़ कपकपाई, आँख से नमकीन पानी का कतरा लुढ़क कर रुखसार पर गिरा। मैं मरना नहीं चाहती, मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए, बस इतनी कि मैं हवेली में खुशियाँ देख सकूं। मैंने इस हवेली को कब्रिस्तान में बदलते देखा है। मैं जिंदगी की उस मुंडेर पर खड़ी हूँ जहाँ मुझे उम्मीद की ज़रा सी किरण नजर आई है, बिल्कुल मध्यम सी। अमर, अलमीरा, शेर दिल, मुझे इतना सा वक्त चाहिए कि मैं इन तीनों को खुश देख सकूं, बस इतना। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए मुझे, जिंदगी भी नहीं, वक्त भी नहीं। हल्की सिसकी उनके मुंह से निकलकर फव्वारे से बहते हुए पानी की आवाज़ में दबती गई। दूर तक फैली हुई धुंध कदम कदम चलती उनके करीब बढ़ती चली आ रही थी। बाजी की मौत पर यूँ लगता था मैं 2-4 दिन भी मुश्किल से जी पाऊंगी। फिर अमर को देखा तो लगा कि अगर मैं हार मान लूंगी तो बाजी का सामना कैसे करूंगी। चचा, मैं, अमर, अलमीरा, शेरदिल, हम सब आपके बगैर भी खुश थे। आप एक भूली बिसरी याद बनने लगे थे। अलमीरा के साथ वो हादसा हुआ, उसके बाद भी कभी आपकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मेरी ज़िंदगी आपकी सोच से ज़्यादा अच्छी गुजरी है। चचा मुझे बहुत चाहते थे, बच्चे माँ जैसी इज्जत करते हैं, वैसे ही मोहब्बत देते हैं। अलमीरा मेरे लिए अमर को छोड़ आई है। शेरदिल जान छिड़कता है, और अमर बेटा है मेरा। अब कहीं जाकर वो जीने लगा है, अब हंसता है तो उसकी हंसी ज़िंदगी से भरपूर लगती है। इतना हक तो है ना मेरा कि जिसे माँ बनकर पाला है उसकी खुशियाँ देख सकूं। मैं तरस गई हूँ इस हवेली में कह के सुनने को। मुझे खौफ आता है इस खामोशी से, इस वीरानी से जो हवेली के हर फर्द के दिल में घर कर गई है। मुझे ज़रा सा वक्त चाहिए, बस इतना कि मैं इस हवेली में ज़िंदगी की लहर महसूस कर सकूं। क्या इतना वक्त भी नहीं मिल सकता मुझे? उन्होंने सर झुकाकर आंसुओं को बहने दिया। अजीब बात थी, वो अमर के सामने भी ऐसी नहीं खुलती थी। उस रात अलमीरा के बाद आज वक्त, जगह और साथ बैठा शख्स रोने के लिए बेहद मुनासिब लगा था। नरमी से उन्हें देखते मुजाहिद खान कई पल खामोश रहे। खिजर कह रहा है सर्जरी कामयाब हो जाएगी, मगर यह कहते ही खुद रो पड़ता है। अलमीरा की नमाजें, उसकी दुआएं बहुत लंबी होती जा रही हैं, और शेरदिल मुझसे नजरें चुरा रहा है। सब डरे हुए हैं, मैं कैसे खुद को संभालूं? मुजाहिद, मेरा दिल कर रहा है मैं कहीं छुप जाऊं, कहीं ऐसी जगह जहां मेरे सर पर खड़ी मौत मुझे ढूंढ ना सके और वो वापस चली जाए। मैं अपनी वजह से सबको तकलीफ में नहीं देख पा रही, और फिर सब इतने अजीब क्यों हैं? अंदर ही अंदर कुर्ते खत्म होते रहेंगे, मगर ऊपर से इतने बहादुर बनते रहेंगे। गुस्सा आता है मुझे, बेबस महसूस करती हूँ मैं। अमर को 1000 दफ़ा समझाया है कि बहादुर होने में और बिला वजह अपनी जान पर जुल्म करने में फ़र्क होता है, वो सुनता ही नहीं। और अलमीरा, ये भी अपने शोहर जैसी होती जा रही है। शेरदिल को भी समझाना मुश्किल है, और आपकी मैं बात ही नहीं करती। महवियत से उन्हें तकते मुजाहिद खान के लबों के किनारों पर चांदनी सी लकीरें पड़ी। आपको कब मेरे जीने मरने से फ़र्क पड़ा है? अब भी आप अलमीरा की धमकी देने पर आए हैं, तन्हाई ख़त्म करने के लिए बिल्ली पाल ली। मैं मर जाती तो कब्र पर फूल चढ़ाने भी ना आते। खुद को बड़ी इल्ज़ामा करने के लिए अंगूठी ही तो थी, जैसी बकवास बात दोहराते रहते हैं। मुझे भी आपके आने न आने से ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तन्हाई ख़त्म करने के लिए बिल्ली के बजाय बच्चे पाले हैं। मुजाहिद खान का बहुत बेसाख्ता कहका उन्हें शर्मिंदा कर गया। आंखों में नमी की जगह खजालत ने ले ली। हथेलियों से रुखसार रगड़े, आंखें पटपटाकर धुंध में लिपटी हुई संगी रविश को देखा। आपको मेरी बिल्ली से इतना मसला क्यों है? मुझे क्यों उस मासूम बेज़रर जानवर से मसला होगा? बोलने के बाद उन्हें नाक में खारिश सी महसूस हुई थी। मुजाहिद खान ने उनके इरादे देखकर झट से ट्राउज़र की जेब से टिश्यू बरामद करके उनके आगे किया। टिश्यू नाक पर रख के उन्होंने छींक दी। फिर ये सिलसिला चल निकला। हाँ, होना तो नहीं चाहिए, मुझे भी तो आपके बच्चों से कोई मसला नहीं है। मुफाहिमत से कहा, आपको कुछ नहीं होगा अदीना, आपके केस को लेकर डॉक्टर बहुत ज़्यादा पुरउम्मीद हैं। मेरे एक शागिर्द का केस बहुत क्रिटिकल था। डॉक्टर्स ने 30% कामयाबी की चांसेस पर उसका ऑपरेशन किया था, और 1 महीने बाद वो मेरी क्लास में बैठा था। आपको उम्मीद की जो ज़रा सी किरण नज़र आ रही है, उसे आंसू की धुन में निगाहों से ओझल न होने दें।
मुझे यकीन है बगैर किसी रिश्ते के महज दिल के हाथों मजबूर होकर जिस तरह आप सबके काम आती रही हैं, उन तमाम नेकियों का असर महज आखिरत के लिए मुख्तस नहीं होगा। खुदा बड़ा मेहरबान है, हम सबकी दुआएं रायगा नहीं जाएंगी। आपकी नेकियों का असर दुनिया में भी आपसे संभाला नहीं जाएगा। धुंध अब भी वैसी ही थी, मगर उन्हें मंजर साफ लगा। आंसू गिराकर, दिल का गुबार निकालकर मुजाहिद खान की तसल्ली भी उन्हें अपना अजर लगी। वरना कल तक तो जो शख्स ख्वाब में भी मौसर ना था, उसकी आवाज़ आज इतने करीब से कैसे सुनाई दे सकती थी। रही बात आपके बच्चों की, तो हर अंदाज से शायद झलकती, छींक देती अदीना का चेहरा मारी खिफत से सुर्ख पड़ा। बड़े हो गए हैं वो, उन्हें खुद को खुद संभालने दें। हर बार साथ बैठकर रोना लाजिम नहीं होता। मेरे लिए वो बच्चे ही रहेंगे, उन्हें कुछ मत कहिएगा। उन्हें बुरा लगा। ठहर कर उन्हें देखते हुए मुजाहिद खान महसूस सा मुस्कुराए। कुछ नहीं कहता आपके बच्चों को। कुछ न कहने का कहकर हंस पड़े। अदीना ने खफगी से मुड़कर उन्हें देखा। मुजाहिद खान की हंसी के बाद दिल भी थम गया। ये रोया रोया सा चेहरा, मुतवर्रम आंखें, सुर्ख नाक, नजरों में ऐसी मान भरी खफगी, चेहरे पर झूलती हुई लटें, वह मसहूर व मबहूत होकर उन्हें देखे गए। बहते पानी का शोर, सर्द हवा के झोंके, कतरा कतरा पिघलती रात, ऊंचे पहाड़, सबके सब थम गए। वक्त की गर्दिश ठहर गई। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? कोई इतना मासूम, इतना बेज़रर कैसे हो सकता है? एक चेहरा इतना अजीज कैसे हो सकता है? उनकी यकसानियत महसूस करके अदीना नजरें चुराते चेहरा वापस मोड़ गई थी। सहर टूट गया। मैं आपकी सब शिकायत दूर कर दूंगा। मैं हिसाब देने ही आया हूँ, वादाए वफा करने आया हूँ। मैं आपको झिझक खत्म करने का मौका देना चाहता हूँ अदीना। मैं वो मेहरबान साथी बनना चाहता हूँ जिसकी ख्वाहिश आपके दिल के नेहा खानों में जिंदा रही। मैं मुंतज़िर हूँ, बस आप हुक्म करें। धड़कनों का शोर इतना बढ़ा कि पानी के गिरने की आवाज़ दबती गई। चेहरा गुलाब हुआ, आंखें बेयकीन और धुंध छटती गई। रात आखिरी पहर में दाखिल हुई। शहर ने हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी। सामने देखती अदीना के गोद में रखे हुए हाथ हल्के से लरस गए। सर्द व सफ़ेद रोशनियां टिमटिमाई। अमर को आ जाने दें। इनकार के बजाय इंतजार का फैसला सुनाया। मुजाहिद खान सरोशार से होकर गर्दन पीछे को गिरा गए। सकून रगों में खून बनकर उतरा था। और आप मेरी बिल्ली संभाल लेंगी ना? मुझे एतराज़ नहीं है, मगर हो सकता है अमर इनकार कर दें। यह भी मुमकिन है इस सब की नौबत ही ना आए, मैं इस्लामाबाद से कभी वापस ही ना आऊँ। ये भी तो मुमकिन है कि आपकी हर सुबह अपने सिरहाने रखे हुए फूलों से हो, और ये भी कि अमर कल ही आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है अदीना कि अगली बार मैं आपके बराबर में बैठा हूँ, और जब आप ऐसी मायूसी की बात करें तो मैं उम्मीद के सारे दिए आपकी झोली में डाल दूँ। अल्फाज का कैसा हेर फेर था। वो माहूम सा मुस्कुराते हुए सर झुका गई। थकन उतरने लगी थी। दिल में पनाह खौफ के साए छटने लगे। जिंदगी खूबसूरत थी, वो मजीद खूबसूरत हो जाएगी। उन्हें बच्चों की, मशकूर औरतों की दुआएं याद आईं। हाथ उठा उठाकर उनकी लंबी जिंदगी, उनके सुहाग की दुआएं करती गांव की औरतें। किसी एक की तो दुआ लग ही जाएगी, कोई एक तो कबूल हो ही जाएगी। उनके सिरहाने फूल रखे होंगे। और सो जाएं, बहुत रात हो गई है, सुबह सफ़र भी करना है। वो सर को जंबिश दे गई थी। बालों में अटका हुआ केचर उतार कर गोद में रखा, कमर पर गिरे हुए बाल समेटे और बल देकर जूड़े में बांधने लगी। केचर लगाकर शॉल दुरुस्त थी। मुजाहिद खान गर्विदा निगाहों से सारी हरकत को देखते रहे थे। अदीना उठकर खड़ी हुई थी। जाने के लिए मुड़ी तो निगाहें जीने पर बैठे हुए मुजाहिद से टकराईं। सर उठाकर मुस्कुराकर उन्हें देखते हुए मुजाहिद खान, सारी की सारी धुंध उनके अकब में, सारी की सारी अदीना उनके सामने। शपा पखेर। इतनी धीमी आवाज़ कि वो बमुश्किल सुन पाए। तासोते हम शपा पखेर। इतना अपनायत भरा लहजा कि मुस्कुराहट छलक पड़ी। लब दांतों में दबाते वो सीने चलने लगी। मुजाहिद खान गर्दन मोड़े उन्हें जाता हुआ देखते रहे। उन्होंने दरवाज़ा पार किया तो मुजाहिद खान आरामदेह से होकर टांगी लंबी कर गए थे। गहरी सांस लेते आंखें मीच गई। जिंदगी की एक और रात ढल चुकी थी। अमर के आने से एबटाबाद में हालात कदरे संभल गए थे। निहाल के मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी तफसील बता दी गई थी। ताहम उसका माजी, उसके मकासद बहुत ही बारीकी से आवाम से छुपा लिए गए थे। शहरियार को इब्तिदाई पेशी के बाद रिमांड पर वापस पुलिस की तहवील में दे दिया गया था। आइंदा पेशी पर उनके जेल जाने का इम्कान था, जहां से मुकदमात की बाकायदा कार्रवाई चलना थी। जैन माँ की तदफीन के बाद वापस पिंडी चला गया था। हाशिर हॉस्पिटल में था। यूं एबटाबाद में बस वही रह गया था, और सर पर इतनी जिम्मेदारियां कि जब अलमीरा की कॉल आई कि अदीना को ऑपरेशन थिएटर ले गए हैं,
वो शहर के एक थाने में खड़ा हुआ इंस्पेक्टर से हालात की रिपोर्ट ले रहा था। अगले चंद घंटे बहुत ही बेचैनी में कटे थे। बज़ाहिर वो स्क्रीन पर नजर आते हुए नक्शे को देखता अलियार को किसी ऑपरेशन के मुतालिक समझा रहा था। अल्फाज बिना रुके जबान से अदा हो रहे थे, मगर लम्हा भर को वो रुकता तो ख्याल होता कि उसे अपने अल्फाज के मफहूम ही ना मालूम थे। जहन तरह तरह के ख्यालों में उलझा, मगर दिल दिल वहीं अटका हुआ था। अब तक इत्तला आ जानी चाहिए थी कि पेश नज़र निगाहें बार बार भटक कर मोबाइल की स्क्रीन तक जाती, यहाँ तक कि अलियार के हमरा पुलिस चौकियों का जायजा लेते हुए उसे अलमीरा की ही कॉल मौसूल हुई थी। मुबारक हो, सर्जरी कामयाब गई है। फरते जज्बात से उसकी आवाज़ कदर भीगी हुई थी। बाएं हाथ से मोबाइल कान से लगाए हुए अमर बेइख्तियारी आंखें मीच कर गहरी सांस लेता गया। 3.5 माह की मुसलसल अजियत के बाद शुक्र की सांसें। कैसी हैं वो? उसके तासुरात के बरक्स बहुत ही मजबूत और मुस्तहकम सा लहजा। फिलहाल होश में नहीं आई हैं, अभी ही रूम में शिफ्ट किया है। परेशान ना हो, डॉक्टर तसल्ली देकर गए हैं कि सब ठीक है। अमर को याद आया था आगा जान के मुश्किल तरीन वक्त में भी वही कॉल करके उनकी तबीयत की इत्तला देती थी। अदीना के साथ भी अलमीरा ही थी। तुम मेरी नेकियों का अजर हो मीरा। संभल कर सोच समझ कर बोलने वाले अमर के मुंह से बेसाख्ता ही अल्फाज निकले। दूसरी तरफ चंद पल खामोशी छाई रही। आप कोशिश करें, एक दिन के लिए आ जाएं, खाला को तसल्ली रहेगी। हफ्ता गायब रहने के बाद मजीद छुट्टियां करना मुमकिन न था, वो जानती थी, मगर अदीना अमर को कितनी अजीज थी उससे भी तो आगा थी। हाँ, आता हूँ। अमर 4 दिन के थका देने वाले इंतजार के बाद इस्लामाबाद गया था। खिजर से सारी तफसील लेकर कमरे में आया तो अदीना के पास मुजाहिद खान, पलवशा और जहां आलम बैठे थे। फुर्सत मिल गई खाला के पास आने की। दरवाजे पर इस्तादा अमर गहरी नजरों से उन्हें देखे गया। उनके चेहरे पर वो रौनक नहीं थी, मगर सर्जरी से चंद दिन पहले वाली बदहाली और नकाहत भी बाकी नहीं रही थी। हाथ पर कनोला लगा था, तकिए के सहारे टेक लगाकर बैठी थी। सर के दाएं तरफ जराही के जख्म पर पट्टी बंधी थी, जबकि उसके इर्द गिर्द बाल कटे थे, जिन्हें सर पर जमे हुए दुपट्टे ने बड़ी हद तक छुपा लिया था। टांगों पर लिहाफ डाले हुए वो खफा निगाहों से दूर खड़े हुए भांजे को तकती थी। कैसी तबीयत है अदीना? धीमे लहजे में पूछा। बेहतर हूँ, खफा हूँ तुमसे। तुम हमेशा मुश्किल वक्त में मुझे तन्हा करते हो। तुम चचा को भी छोड़ गए थे और मुझे भी। उनकी आंखें नम हो गई। अमर दलीलें देने पर आता तो हर एतराज खत्म हो जाता, मगर सर झुकाए हुए चुपचाप सुनता रहा। अलमीरा, जहां आलम, मुजाहिद खान, कोई भी तो अमर की कमी पूरी नहीं कर सकता। मैं कुछ भी कर लूँ, तुम मुझे अपनी माँ नहीं समझोगे। समझते तो तन्हा न करते। जब से उठी हैं ऐसे ही जज्बाती और हसास हो रही हैं। मुजाहिद खान ने उसके कान में सरगोशी करते हुए उसका कंधा थपथपाया था। वो मुस्कुराया, फिर सर झटक कर हंसा। उसे अंदाजा था उसने अलमीरा को देख रखा था। माफ नहीं करेंगी? मुतबस्सम निगाहें उन बादामी आंखों में तैरते हुए पानी को तकती थी। टिप से एक आंसू गाल पर गिरा, जिसे वो जल्दी से रगड़ गई। फिर दूसरा, फिर तीसरा। अमर ने आगे आकर उनके शाने पर बाजू फैलाकर उन्हें खुद से लगा लिया था, झुककर उनके सर पर बोसा दिया। आप मेरी माँ ही हैं अदीना, खुद को परेशान मत करें। उनके दोनों हाथ थामकर वह बेड पर उनके करीब बैठा, नरमी से उन्हें देखता गया। नई जिंदगी मुबारक हो। मैंने तुमसे कहा था मुजाहिद को मेरे सामने ना लाना, तुमने सारी जिम्मेदारी उनके सर पर डाल दी। मुंह बसोरे पूछा। मुझे लगा उनसे बेहतर ये जिम्मेदारी कोई नहीं निभाएगा। कोई शिकायत है उनसे? वो जरा ठहरी, फिर सरनफी में हिला दिया। दाएं तरफ खड़े हुए मुजाहिद खान ने पैंट की जेब में हाथ डालते हुए सुकून की सांस ली। आप आराम करें, सब ठीक है। उनका हाथ थपक कर उठ खड़ा हुआ। मेरी बीवी और बेटी कहाँ हैं? ईशल को बुखार हो रहा था तो अलमीरा उसे घर ले गई है, अभी थोड़ी देर पहले गए हैं। अमर ने समझकर सर को जंबिस दी, फिर सोफा संभाल लिया। मुजाहिद भी उसके बराबर में ही बैठ गए। कुछ ही देर में खिजरे चला आया। वो तीनों गुफ्तगू में मसरूफ थे और अदीना बेड बैक रेस्ट पर सर टिकाई खिड़की से आती हुई सुनहरी धूप को तकती थी। सरमा की ये नीम गर्म धूप मिजाज को भाई समाज से टकराई तो मध्यम मर्दाना आवाजें बहुत अपनी सी लगी। उन्हें वो रात याद आई थी जब अलमीरा उनके कमरे में आई थी, और वो रात भी जब मुजाहिद खान अच्छे वक्तों का जिक्र कर रहे थे। वो तमाम दुआएं जो उन्होंने समेटी थी और हर वो मुश्किल जिसमें अदीना के कदम जरा न लड़खड़ाए, सब एक साथ जहन के कैनवस पर नक्श हुआ तो लगा जिंदगी रायगा नहीं गई। जो मांगा अता हो गया था। देर भी नहीं हुई, सब मुकर्ररा वक्त पर हो गया था। जी, तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड। और अदीना का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और मैं इतनी खुश हूँ। मतलब
मैं जिस दिन से पता चला था कि ट्यूमर है अदीना को, और मैं उस दिन से दुआ कर रही थी कि नहीं, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब मैं 4 कैरेक्टर जो हैं इसमें मुझे बहुत पसंद थे वो, अदीना, मुजाहिद खान और अमर और अलमीरा। तो ये चारों मुझे बहुत पसंद थे कि इन चारों को कुछ नहीं हो। सिर्फ मैं क्या कहूँ, मतलब मैं बता नहीं सकती थी। और अब कुछ नहीं हुआ अदीना को, मतलब ठीक है वो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्योंकि सब कुछ ठीक हो रहा है, फिर भी डर लग रहा है कि लास्ट एपिसोड है, कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं किसी को ना हो जाए। तो डर तो है, लेकिन इंशाल्लाह अब कुछ नहीं होगा। और पूरी नॉवल में मैं अलमीरा और अमर की बातें ही देख देख कर मैं इतनी खुश होती थी, इतना ब्लश करती थी। और अब जो मुजाहिद खान और अदीना की बातें हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि अलमीरा और अमर ही बात कर रहे हो। मतलब बिल्कुल मुजाहिद खान की तरह बात करता है अमर, और वैसी ही बातें हैं और वही गुस्सा होता है अदीना का। तो बहुत ही प्यारे सीन हैं इनके, और मैं चाहती हूँ ख़त्म ही ना हो इनके सीन, जो क्योंकि सिर्फ लास्ट एपिसोड में मिले हैं ये सीन, अब नहीं होंगे आगे, और पीछे तो थे ही नहीं। तो मैं अभी से मिस कर रही हूँ इन दोनों को। और हाशिर, मतलब रस्सी जल गई और बल नहीं गया, अभी भी उतना ही गुस्सा। मैंने सोचा था पहले भाई मर गया, काम तमाम ख़त्म, शुक्र है अब इनकी ज़िंदगी सुकून में होगी, लेकिन वो मरा नहीं, हॉस्पिटल में मिला। मैंने कहा उफ़ अल्लाह! मैंने सोचा फिर कोई नहीं, हॉस्पिटल में ही रहेगा, कोई नहीं पूछेगा इसके साथ, फिर मक्का फाते अमल होगा वगैरह वगैरह, लेकिन नहीं, अमर है ना अब इसकी कफ़ालत करने के लिए। लेकिन जो सर्विस हो रही है उसकी अमर के हाथों, बिल्कुल सही हो रही है। तो जो जितना गुस्सा था ना, तो कहीं तो कम हो मेरा, क्योंकि उस पर बहुत ही गुस्सा था पूरी नॉवल में। तो अब जो हो रहा है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। लेकिन अब चलती है ज़ैन की स्टोरी, शायद ज़ैन और गुलबानो को दिखाएँ, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा-अच्छा हो रहा है। तो मैं भी अमर कर दें इन दोनों का कुछ, जब 2 कपल बन ही रहे हैं तो तीसरा भी बन जाए। तो देखते हैं क्या होता है, और कैसा लग रहा है आपको एपिसोड, बताना ज़रूर। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखना और दुआओं में याद रखना।